वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है उत्तराखंड लेक्चरर के लिए जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है मैं आपके बीच में एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। ठीक है, इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखिए। उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नए व्यूअर्स जितने भी आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी जो वीडियोज़ हैं उसको आप तक वो चीज़ पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और जो मैं ये चीज़ें आज को आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, या जो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, ये न केवल इस एग्ज़ाम के लिए, बाकी अदर जितने भी टीचिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियोज़ को ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियोज़ को, और अच्छे से जो है चीज़ों को समझना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की पहला है भूमिका है, दूसरा है उत्तरदायित्व है, तीसरा है जवाबदेही है, और चौथा है कार्य है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तरदायित्व होगा। यानी कि ये क्या है, टीचर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, कि वो क्या करे, क्लास के अंदर जो है डिसिप्लिन को बनाए रखे। ठीक है, तो ये उसकी कोई भूमिका नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना, ये क्या है। पहला है प्राचार्य का कार्य, दूसरा है प्राचार्य की भूमिका, तीसरा है प्राचार्य का उत्तरदायित्व, और चौथा है प्राचार्य की जवाबदेही। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राचार्य की जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अगर विद्यालय के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ती है तो उसके लिए पूरी पूरी जो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल है वो सीनियर लेवल पर कौन होगा, वो प्राचार्य ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चलते हैं आगे। आगे है प्रबंध समिति में की बैठक में प्राचार्य होता है। ठीक है, तो जो प्रबंध समिति है यानी मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी जो बैठक होती है उसमें प्राचार्य जो है उसका क्या रोल होता है हमें बताना है। पहला है प्राचार्य, दूसरा सचिव, तीसरा शिक्षक, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा सचिव। ठीक है ना, जिस प्रकार से जब विभागों की अलग अलग सरकार के डिपार्टमेंट्स की जब मीटिंग होती है तो उनका एक जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, सचिव या सेक्रेटरी कहलाता है। उसी प्रकार से जब प्रबंध समिति मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो रही तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो एक सेक्रेटरी या सचिव की तरह जो है वो भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये है सही उत्तर। नेक्स्ट है अनुशासन रूप है, यानी कि अनुशासन किस चीज़ का रूप है। पहला है दमनात्मक, दूसरा है प्रभावात्मक, तीसरा है मुक्त्यात्मक, और चौथा है ये सभी। तो हमें बताना है कि अनुशासन किसका रूप है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी का रूप जो है वो अनुशासन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। पहला है छात्रों में असंतोष, दूसरा है छात्रों में वृद्धि, तीसरा है अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे के सारे जो है वो अनुशासनहीनता के कारण जो मैंने बताए थे उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। हो सकता है छात्रों के अंदर किसी बात को लेकर असंतोष हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर जो है ज़रूरत से ज़्यादा हैं, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है। कोई भी कारण जो है वो अनुशासनहीनता का हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो इसलिए इनमें से ये तीनों ही कारण एक तरह से हो सही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। पहला है शिक्षा का संगठन, दूसरा शिक्षा का प्रशासन, तीसरा है शिक्षा का नियोजन, और चौथा है शिक्षा का प्रबंधन। तो हमें बताना है कि सामाजिक जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति का साधन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा का संगठन। शिक्षा जो संगठन है वही जो है हमारे समाज की जो है आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, क्योंकि शिक्षा के बिना जो है वो समाज जो है वो अधूरा है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो क्या कर सकते हैं, मिलकर समाज को जागरूक कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, चलते हैं आगे।
अनेक जो विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है? तो पहला है शिक्षा नियोजन, दूसरा है शिक्षा पर्यवेक्षण, तीसरा है शिक्षा प्रशासन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि जिसका कि विकल्प का चयन करना लक्ष्य हो सकता है। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर आपको क्या लग रहा है बताइए। इसमें से जो सही उत्तर है वो होगा शिक्षा का नियोजन, यानी कि एजुकेशन की प्लानिंग। क्योंकि वो कह रहा है कि अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को चयनित करना है। तो वो क्या कौन करेगा? जो शिक्षा की प्लानिंग करेगा, टीचर होगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि एजुकेशन प्लानिंग करेगा, वही चूज करेगा कि क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ हटानी है। और क्लास के अंदर भी टीचर जो है एजुकेशन प्लानिंग के माध्यम से तय करेगा कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी पे पढ़ाना है और क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ानी है, पाठ के अंदर कौन सी टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से रखने हैं या किस प्रकार से उनको पढ़ाना है। ये सारी प्लानिंग जो है वो विकल्प का चयन जो है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये शिक्षा नियोजन के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा जिला राष्ट्र राज्य राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार का नियोजन है? तो हमें बताना है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्र, इन तीनों स्तर पर जब हम एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं तो वो किस प्रकार की प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो पहला है आधार स्तंभ नियोजन, दूसरा है क्षेत्र नियोजन, तीसरा है संस्थागत नियोजन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संस्थागत नियोजन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट या प्लानिंग। क्योंकि यहाँ पर जो है तीनों लेवल पे वो एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहा है। जिला लेवल पे भी, राज्य या स्टेट के लेवल पर और नेशनल लेवल पर, यहाँ पर तीनों लेवल पर वो बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या होगा, एक संस्थागत पूरी व्यवस्था चलेगी जब उस हिसाब से वो प्लानिंग होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए? तो पहला बता रहा हूँ कि सामरिक नियोजन, और दूसरा है प्रबंध नियोजन, तीसरा है आधार स्तंभ नियोजन और चौथा है क्षेत्र नियोजन। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो सबसे जो लॉन्ग टर्म के लिए नियोजन या प्लानिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उस बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सामरिक नियोजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप जानते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो क्या होती है, चाहे वो किसी भी देश के लिए हो या कुछ भी हो। हमारे देश में कई प्रकार की स्कीम चलती हैं, तो उसमें जब भी हम शब्द यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो उसका मतलब होता है कि अगले 10 20 30 सालों के लिए जो आगे की जो हमारी योजना है उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या दीर्घकालिक योजनाएं नियोजन। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप लोग चाहिए। बाकी इसमें जो दूसरी चीज़ दी गई आधार स्तंभ नियोजन, तो इसका मतलब होता है कि जो बेसिक या ग्राउंड जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो प्लानिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक स्तर का नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें 10+2+3 प्रणाली जैसे नए आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीकी का प्रयोग करेंगे, ये कह रहे हैं। तो इसमें है डॉल्फिन टेक्निक, दूसरा है डेल्फी टेक्निक, तीसरा है डेजी टेक्निक और चौथा है डोवर टेक्निक। तो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यानी डेजी टेक्निक है, जिसका मतलब होता है लेयर बाय लेयर, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से जो है वो अध्ययन करना। तो इस प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना होगा, चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना होगा। तो यही इसीलिए इसका सी उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार का संगठनात्मक प्रवेश प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो पहला है मुक्त परिवेश यानी कि फ्री इन्वायरमेंट, दूसरा है स्वायत्त परिवेश या ऑटोनोमस इन्वायरमेंट, पितृय परिवेश या पैट्रियार्क इन्वायरमेंट और चौथा है बंधित परिवेश या बॉन्डेड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, यानी कि पैट्रियार्की जो परिवेश है उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से उसको चित्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह नेक्स्ट है किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा था। ठीक है, तो दोस्तों जो विनियोग है उसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पर क्या करते हैं, अपना निवेश करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसी को हम विनियोग कहते हैं, विनियोग विधेयक आपने सुना होगा। तो इसने ये कह रहा है कि किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग विधेयक कहा। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएन, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है भारतीय संविधान और चौथा है मानवाधिकार संगठन यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा।
इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा यूनेस्को, ठीक है ना। यानी कि यूनेस्को जो है उसने कहा है कि जो है शिक्षा जो है सबसे उत्तम क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ताकि जो, क्योंकि ये भविष्य जो है वो देश का बनाता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है, यानी कि उसका जो वर्किंग एरिया है वो क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, और चौथा है ये सभी। तो हमें बताना है कि इसका जो अनुदान का कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उच्च शिक्षा। मैंने बताया था ना कि उच्च शिक्षा में जो यूनिवर्सिटीज है उनको ग्रांट प्रदान करने के लिए जो है यूजीसी का जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो मुदालियर आयोग है उसकी नियुक्ति कब की गई थी, वर्ष 1952-53, वर्ष 1955-56, वर्ष 1958-59 और वर्ष 1961-62, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मुदालियर आयोग जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम से माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो नियुक्ति है वो होगी 1952-53 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के लिए रक्षक हैं? पहला है हुमायूं कबीर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है राधा कृष्णन और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जिनके नाम से जो है मुदालियर आयोग राधाकृष्णन आयोग जो है वो बना था, तो उन्होंने ही जो है इस प्रकार का स्टेटमेंट कहा था, ठीक है, कि राष्ट्र शिक्षक जो है वो क्या करता है, राष्ट्र का कल्याण करता है और भविष्य के जो धरोहर है उनको उनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये है आपका सही उत्तर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर है, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता या भोपाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमें बताना है इसका सही उत्तर, वर्ष 1940, वर्ष 1942, वर्ष 1945 और वर्ष 1950, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ष 1942, ठीक है ना। यानी कि इस साल क्या हुआ था, जिस साल भारत छोड़ो जो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी साल जो है इस काउंसिल की स्थापना की गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में भारत शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था और इसे समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 1975, वर्ष 1976, वर्ष 1980 और वर्ष 1981। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था जो तो एजुकेशन क्या था, एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, तो बाद में इसको क्या किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये किया गया, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा वर्ष 1976। आप जानते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हुआ था 1976 में, और इस टाइम पर जो है वो काफ़ी कुछ जो है चेंज हुआ था, बहुत सारे नए अमेंडमेंट इसमें जोड़े गए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अखंडता हो गया, एकता हो गया, धर्मनिरपेक्षता, इस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रस्तावना के अंदर भी जोड़े गए थे। और उसके अलावा जो है अनेक प्रकार के जो संशोधन है यहाँ पर 1976 में हुए थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? नेशनल रूरल हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर 1956 में की गई थी, बताना है आपको। तो दोस्तों ये है, पहला है मुदालियर कमेटी, दूसरा है कोठारी कमेटी, तीसरा है राधाकृष्ण समिति और चौथा है श्रीमाली कमेटी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? मुदालियर जो कमीशन है वो मैंने बताया था आपको कब आया था, 1952 में आया था। फिर कोठारी जो आयोग है वो आपको पता है 1964-66 और राधाकृष्णन आयोग 1948। तो जो बचा है वो कौन बताया? श्रीमाली समिति। तो श्रीमाली जो समिति है वो 1956 के अंदर बनी थी, ठीक है ना। तो ये याद आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय
प्राविधिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। यह कितने मंडलों में विभक्त है? अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों ये कई बार जो है हिंदी में जो है वो चीज़ें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आप लोग एक बार जरूर इंग्लिश में भी इस चीज़ को देख लिया करो कि ये इसका क्या मतलब हुआ। तो AICTE, ठीक है ना, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है टोटल 7 जो है मंडलों में विभाजित किया गया, अलग अलग हिस्सों के हिसाब से, देश के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1953, वर्ष 1954 और वर्ष 1955 और वर्ष 1962। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा वर्ष 1956। ठीक है ना, तो ये बात मैंने आपको बताई, इनमें से ये सारे ऑप्शन गलत हैं। वर्ष 1956 में जो है वो मुद्यालय जो यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया जो है सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वर्ष 1955। ठीक है, तो आप इसका अगर आपको याद भी नहीं तभी भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो कब बना था भाई? 1952 में बना था, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद ये जो है 1955 में बना। ठीक है, कब कौन सा जो आपका ये मुदालियर कमीशन है उसी का नाम जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद आयोग भी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा जो परिषद है उसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1950, 52, 55 या 1957 में? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1957 में जो है वो प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1947 में की गई। इसे दो भागों शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय में कब बांटा गया? ठीक है, तो पहला जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी 1947 में, उसके बाद इसको दो भाग, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए गए। शिक्षा मंत्रालय अलग कर दिया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल जो सब्जेक्ट्स मिनिस्ट्री है उसको अलग कर दिया गया। तो हमें बताना है ये कब हुआ? वर्ष 1955 में, 1958 में, 1960 में या 1963 में? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1958, यानी 1958 के अंदर जो है इनको अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री सबसे पहले नाम हुआ करता था, बाद में इसको क्या किया गया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी MHRD मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो हमें बताना है ये कब किया गया? वर्ष 1975, 1980, 1985 या 1990? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ष 1985। 1985 के अंदर जो है वो आप सब जानते हैं कि उस टाइम पर जो है इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो है वो दोबारा से जब गवर्नमेंट बनी तो चुनाव हुए थे 84 में, उसके 85 में जब गवर्नमेंट बनी वापस जो है कांग्रेस की जो है वो भारी बहुमत से जो है सरकार बनी, तो उस टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने जो है इसका नाम जो है उन्होंने कहा कि इसको हम एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री समझेंगे और इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसी कक्षा में हो रहा है, उसकी कक्षा में हो रहा है? तो पहला है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन, जो कि कब आया था? 1964-66 के अंदर आया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है? तो पहला है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से जो है किसने जो है ऐसा बोला था, ये का स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो दोस्तों जो ये स्टेटमेंट है ये है मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन का। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराना हमारी शक्ति है, कराने वाली शक्ति है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हेनरी फयाल, दूसरा है कुंटज, तीसरा है फिडलर और चौथा है ओडोनिल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है शिक्षाविद हुए हैं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है हेनरी फयाल का। तो जो हेनरी फयाल है वो आपके एक फ्रेंच जो है माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये फिलोसोफर बन गए। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, किसका कथन है प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ड्राइबर्न है, डॉक्टर ड्राइबर्न, ये जो है ओक्लाहोम यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है, किसका जो कथन है संस्थागत योजना सुधार शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है, यानी कि संस्थागत योजना यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो शिक्षा के सुधार के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नींव का पत्थर है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बताना है, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ई डब्ल्यू फ्रैंकलिन, एम बी बुच या जॉन डी मिलेट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये है ई डब्ल्यू फ्रैंकलिन का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कमीशन के जो सुझाव पर जो है वो यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो पहला है राधाकृष्णन कमीशन, दूसरा है जाकिर हुसैन कमीशन, तीसरा है मुदालियर कमीशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि यूजीसी की जो स्थापना है वो किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी, वो आपके राधाकृष्ण आयोग जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948 में बना था, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या शामिल है, जिला परिषद, नगर पालिका, ब्लॉक स्तर या ये सभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ये सभी, ये सारी की सारी चीज़ें ये है लोकल बॉडीज मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, तो ये है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान भूमिका का निर्वाह किया है, तो ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन कौन सा आयोग ने दिया था, पहला है शिक्षा आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग, तीसरा है राधाकृष्ण आयोग और चौथा है मुदालियर आयोग। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन एक जैसे ही है, शिक्षा आयोग को ही हम कोठारी आयोग कहते हैं और इसका सही उत्तर भी क्या है आपका शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन है। उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि जो आधुनिक भारत है उसमें अगर शिक्षा का विकास करना है तो उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका एक अपना रोल है। ठीक है ना, क्योंकि सरकारी संस्थान जो है वो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही है जितना कि जहाज में कप्तान का, यह कथन किसका है। ठीक है, तो पहला बताना है प्रोफेसर राइबन, दूसरा है ऑस्टिन डेविड एल, तीसरा है डी आर हैम्पटन और चौथा है मॉर्टन ड्यूट्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये भी क्या होगा प्रोफेसर राइबर्न। ये जो दोनों ही स्टेटमेंट, एक पहले भी आया था प्रधानाचार्य से रिलेटेड वो इन्होंने दिया था और ये दूसरा स्टेटमेंट भी प्रधानाचार्य से रिलेटेड है तो ये इन्होंने ही दिया है, तो ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा को देना क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा है अनुरूपण शिक्षण, तीसरा है अनुकरणीय शिक्षण और चौथा अल्प अवधि शिक्षण। तो दोस्तों इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं हम माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। हम जब हम छोटी क्लास के अंदर जो है वो हल्के छोटे छोटे जो टीचिंग स्किल के साथ पढ़ाते हैं तो उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 2009 कब से लागू हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोगों को मेरे ख्याल से सबको जो है सही पता होना चाहिए, तो बताइए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009 या वर्ष 2010। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 2000। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो जो अभियान है ये वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है उनके द्वारा शुरू किया गया था MHRD मिनिस्ट्री की उस पर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज़ को।
नेक्स्ट है प्रतिभाशाली जो है वो ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने के लिए मॉडल स्कूल स्कीम कब से लागू की गई थी? ठीक है, वर्ष 2007, 2008, 2011, 2012। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 2008 से जो है ये मॉडल स्कूल स्कीम लागू की गई थी। ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है ना, यानी सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, जिसमें कि लगभग जो है शेयरिंग कितनी थी, 75:25। ठीक है, इतना जो है वो मतलब सेंटर देगी और इतना स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसके अंदर इनका टारगेट जो था वो था लगभग 3500 जो है वो हमने क्या करना है प्राइमरी फेज में 3500 मॉडल स्कूलों को अलग अलग ऐसे जिलों के अंदर ओपन करना है जो कि बैकवर्ड जिले हैं, यानी कि पिछड़े हुए जिले हैं, ताकि वहाँ पर जो है इन बच्चों को सारी की सारी फैसिलिटी जब इन स्कूलों को प्रोवाइड कराया जाए तो उनसे जो अगल बगल वाले स्कूल हैं वो भी धीरे धीरे प्रेरित होंगे और उसकी मॉडल स्कूल की तरह जो है होने के प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इस स्कीम को 2008 में लागू किया गया और वर्तमान में इसको राज्यों के स्तर पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है अब मॉडल स्कूल योजना जो है वो लागू की गई है। उसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक जो है वो छोटे छोटे जिलों के अंदर जो है एक या दो इस प्रकार के मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटी हो, वहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेज हों और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे जो है जितने भी प्रबंध हैं वो अच्छे हों, ताकि जो है वो बच्चे वहाँ पर वापस जो है ये धारणा बदले कि भाई गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ये धारणा चेंज हो। ठीक है ना, तो ये है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है जो कि एक नए अवतार में वर्ष 2009 से शुरू किया गया था, महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उसमें उसका हमें नाम बताना है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, दूसरा है साक्षर भारत, तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो ये मिशन है इसका जो नाम है वो है साक्षर भारत। ठीक है, ये जो मिशन है ये वर्ष 2009 से शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आज जो है वो 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए और ये सारे जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको छोटे मोटे जो क्वेश्चंस भी बताए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पूरे मेरे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में जो है और भी जो टॉपिक्स जो है दो चार छूटे हुए हैं उसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी डालूंगा। ठीक है, और उसके साथ ही जो है मैं आपको नोट्स जो है किस प्रकार से आपको मिलेंगे और क्या उसका प्राइस होगा, बहुत मिनिमम प्राइस में रखूँगा उसको, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और वो नए साल में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, जिसको भी चाहिए होगा। और बाकी बहुत सारे लोग जो है किताबों से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो दोस्तों याद मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो बीएड की फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो बुक्स हैं उन्हीं से जो है मैं नोट्स को बनाता हूँ। उसमें जो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन की जो बुक है और दूसरी एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली जो बुक है वो बुक है और एक और बुक जो है वो जो फर्स्ट सेम के अंदर आती है एजुकेशन साइकोलॉजी की, वो तीन जो बुक हैं उनके अंदर आपको सारा का सिलेबस मिल जाएगा। बाकी मैं नोट्स तो आपको बना ही रहा हूँ, आप चाहे तो आप मेरे से ले लेना। ठीक है ना, तो ठीक है अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।